देखिए, सबसे पहले डिस्कशन से पहले आप सबको नए साल की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात को हमें समझना होगा कि आज जो हम कोर्ट में चर्चा कर रहे हैं वो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और जो सरकार ने डिसीजन लिया था वो बिफोर द इवेंट इंफॉर्मेशन पे था। इन डिसीजन को समझना होगा। डीमोनेटाइजेशन से पहले क्या कोई इस देश में ये कह सकता है कि ब्लैक मनी नहीं थी? क्या कोई इस बात को कह सकता है कि फेक करेंसी का चलन नहीं था? क्या कोई इस बात को कह सकता है कि टेररिज्म नहीं था, उनकी फंडिंग नहीं होती थी? जब भी आप डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट में, देश किसको चलाना है? देश चलाना है सरकार को, आरबीआई को भी नहीं चलाना और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं चलाना। आप उस कुर्सी पे बैठ के डिसीजन लीजिए जहां आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार को बनानी है। अगर सरकार को लगता है कि गिवन इंफॉर्मेशन पे हमारे पास ये जानकारी है, इस तरह के 2 नंबर के काम हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्योंकि मैं इस पे आऊंगा कि क्या ये ओवरनाइट डिसीजन था, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। उसके कई एविडेंस है और सबके सामने। तो सबसे पहला सवाल ये कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आफ्टर द इवेंट क्या हुआ, उसको लेके हम कोर्ट गए हैं। बिफोर द इवेंट की इंफॉर्मेशन पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो दो सिचुएशन अलग है। तो मैं इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मैनेजमेंट को देना चाहूंगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि सिस्टम को सुधारा जाए। उसका आउटपुट कितना आया, कितना नहीं आया, एफिशिएंसी डेफिशिएंसी की हम चर्चा डिटेल में कर सकते हैं कि किन किन लोगों ने उस सिस्टम को फेल करने में, उस ब्लैक मनी को पकड़ में नहीं आए, सिस्टम को कैसे कैसे मैनिपुलेट किया गया, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ये बात हमें समझनी होगी। रातों रात गोल्ड दुकानें खुली गई, रातों रात प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हुए गए, रातों रात नोटबंदी के तरीके ढूंढे गए। बहुत कुछ हुआ था उन रातों में, क्योंकि आपको भी पता तो होगा विजय सरदाना होना ही था ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटबंदी होगी और लोग चुपचाप अपना ब्लैक मनी लाके बैंक में जमा कर देंगे। मतलब प्लीज, वो मौका भी मिला था। मैं वही कह रहा हूं आपसे। हाँ। कि देखिए, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी चोरी से 2 नंबर कमाया है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट के बाद चुपचाप बैठ जाएगा और सरेंडर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको याद होगा मानिक जी, रोहित सरदाना और विजय सरदाना 2 इंसान थे। सून आफ्टर स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम लगातार 50 दिन तक इस पे चर्चा करते रहे थे, और ये हमने कहा था कि आपके हर सिस्टम को वो 2 नंबर वाले लोग फेल करेंगे, बैंक मैनेजर्स को ब्राइब करेंगे, सारे रास्ते ढूंढेंगे। यहां तक कि कॉल सेंटर के बच्चों में के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए जमा करा के उन्होंने ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश की। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, इसको हम नहीं नकार सकते। उसकी चर्चा कोर्ट में नहीं हुई है, पहली बात। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की थी ना, फैसला लेने से पहले विजय सरदाना, ये सब ना हो पाए। वही आ रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। अब सवाल ये आता है कि फिर ये जो फेलियर के एस्टिमेशन कैसे नहीं हुए? हम यही कह रहे हैं कि आज हम पोस्टमार्टम करके ये देख सकते हैं कि कहां कहां गलतियां हुई, ताकि अगली बार वो गलतियां ना हो। उनमें से एक मुद्दा ये था कि किसी सरकार ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि बैंक मैनेजर्स 2 नंबर वालों के साथ मिल जाएंगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबने कहा था कि सिस्टम से काम चलेगा, लेकिन हम इस बात को भूल गए कि ये फ्रॉड करने वाले लोग ब्राइब करेंगे, सिस्टम को तोड़ेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। आपने कहा अगली बार ये गलती ना हो। विजय सरदाना, मतलब आप अभी भी स्कोप देख रहे हैं दोबारा नोटबंदी का? नहीं, मैं वही आ रहा हूं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दी। दूसरा सवाल ये है, जो आज जजमेंट आया है, अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आइए। मैं डिसेंट जजमेंट की क्योंकि चर्चा हो रही है, आशुतोष जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। सबसे पहली बात है कि जो जजमेंट में आया कि प्रपोजल आरबीआई से आना चाहिए था, सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए था। सर, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आप देखिए कि बैंकर है आरबीआई सरकार का, पॉलिसी और इकोनॉमी चलानी है सरकार को। क्या बैंकर बताएगा एमडी और सीईओ को कि कंपनी में कैसे डिसीजन लेना है, या एमडी और सीईओ डिसीजन लेंगे और बैंकर को कहेंगे आप इसको फॉलो करो? ये 2 चीजें अलग हैं। इन कंसल्टेशन विद बैंकर आप कर सकते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बैंकर बताएगा कि कब क्या करना है। इकोनॉमी सरकार को चलानी है, पहली बात। दूसरा मुद्दा ये आया
कि नेशनल इंटरेस्ट की बात थी तो पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल जजेस को कि आप मंत्री की कुर्सी पे बैठिए, फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पे, पार्लियामेंट में चर्चा करिए और बताइए कि नोटबंदी सक्सेसफुल होगी या नहीं। एक सिनेरियो एनालिसिस करिए और फिर बताइए कि क्या ये ऑब्जर्वेशंस सही है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। इट कैन बी लीगल, इट कैन बी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। दूसरा मुद्दा आता है ऑर्डिनेंस लेके आइए। ऑर्डिनेंस आप लाते, क्या आप नया कानून बना रहे थे? आप नया कानून नहीं बना रहे थे, आप आरबीआई के कानून के तहत ऑर्डर पास कर रहे थे, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही आना था, ऑर्डिनेंस नहीं आना था। अगर ऑर्डिनेंस ले भी आते और आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, 6 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट में जाना है। मान लीजिए पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस फेल होता और किसी कारण से ये होता, तो क्या आप अनवाइंड करते? क्या आप ऑर्डिनेंस में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसको, क्योंकि अब पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ इसलिए उसको अनवाइंड किया जाए? इकोनॉमिक स्थिति बदल गई। मेरा कहने का मतलब है कि आप जजमेंट को दो तरीके से देखिए, एक थ्योरेटिकली और लीगली, और दूसरा उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। क्या ये जजमेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं डिसेंट वॉइस में, क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? अगर फिजिबल नहीं है तो ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है, ताकि हम जब जजमेंट देते हैं तो हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी, गवर्नेंस के चैलेंजेस, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन और एग्जीक्यूशन में जो चैलेंजेस आते हैं, शायद जजेस के पास उतनी जानकारी नहीं होगी जो एग्जीक्यूटिव्स के पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जजमेंट के दो डायमेंशन है, पोस्टमार्टम आफ्टर द। ओके, मैं समझ गया। विजय सरदाना, अब जरा जल्दी से थोड़ा यह भी बता दीजिए, आखिर नोटबंदी से देश को मिला क्या? आज मेरा दूसरा सवाल यही है। जैसे आरपी सिंह जी गिना रहे थे और बाकी जो दो नेता हैं हमारे, अंशुल अभिजीत, घनश्याम तिवारी और आशुतोष भी, और मैं भी पूछ रहा हूं, जानना चाहते हैं लोग कि मिला क्या? भाई 7 साल हो गए, 6 साल हो गए। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं जानकारी देता हूं क्या क्या फायदे हुए। हाँ, 2,40,000 शेल कंपनियां हिंदुस्तान में डिटेक्ट हुई, बंद हुई, तो फर्जीवाड़ा कम हुआ, पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जाता था रियल एस्टेट और गोल्ड में। आपको पता है कि वो नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट में जिस तरह से दाम बढ़ रहे थे नोटबंदी से पहले, उसके बाद उस पर लगाम लगी। आम आदमी के लिए अब घर अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली कोई घर 50 लाख से नीचे नहीं था। इन्फ्लेशन अगर हटा दें, मैं उस बात को कह रहा हूं, इस बात को हमें समझना होगा कि जो हर दूसरे दिन एक प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, आज वो कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में वो मारामारी नहीं है जिस तरह से नोटबंदी से पहले थी। तीसरा, हर आदमी गोल्ड में पैसा पार्क करता था, आज कितने लोग गोल्ड में पैसा पार्क करते हैं? अब लोग उस गोल्ड को प्रोडक्टिव एसेट में लगा रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास वो व्हाइट मनी है या ट्रांसपेरेंट मनी है। जब आप उसकी बात करते हैं तो लोग समझदारी से खर्च रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर आप उसमें कहें कि व्हाइट का पैसा काफी हद तक स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है, जो सरप्लस मनी थी वो भी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हुई है, डिजिटाइजेशन इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमी व्हाइट होने की तरफ गई है, बैंकों में लोगों ने डील करना शुरू किया है। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं? आशुतोष जल्दी से